नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आइए आज के हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत करें हमारे तीनों सेगमेंट्स विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया के साथ। सबसे पहले बात करेंगे हम विज्ञान और किसान सेगमेंट की, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे तकनीक का इस्तेमाल करके गन्ने की उपज को दोगुना बढ़ाया जा सकता है। हमारे देश में उत्पादकता कई विकसित देशों के मुकाबले काफी कम है और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है तकनीक से दूरी। जी हाँ, लेकिन समय के बदलने के साथ साथ हमारे किसानों का रुझान भी आधुनिक तकनीकों की ओर बढ़ रहा है। किसान आधुनिक तकनीकों को अपना रहे हैं और खेती किसानी के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के कुछ किसान ऐसे हैं जिन्होंने गन्ने की खेती करते समय नई तकनीकों को अपनाया है और उसके उत्पादन को दोगुना बढ़ाया है। आइए इसी पर आधारित एक खास रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। आज नरसिंहपुर जिले में 35% जोत पर गन्ना उगाया जा रहा है। इतना ही नहीं, कृषि वैज्ञानिक यहाँ फसल अवशेष जलाने की प्रवृत्ति पर भी रोक लगाने में कामयाब हुए। आज पूरा नरसिंहपुर जिला अवशेषों को जलाए जाने से मुक्त हो चुका है।
तो जाना आपने कि कैसे नई तकनीकों का इस्तेमाल करके गन्ने की उपज को आप बढ़ा सकते हैं और कैसे मध्य प्रदेश के किसान भी इससे लाभान्वित हो रहे हैं। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद कृषि दर्शन कार्यक्रम में किसान भाइयों बहनों आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है कृषि स्टार्टअप सेगमेंट का। इस सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किसान भाई कंवल सिंह चौहान से। आइए मुलाकात करें इनसे, जाने क्या है इनकी सफलता की कहानी। अटेरना गांव के प्रगतिशील किसान पद्मश्री कंवल सिंह चौहान को इस वर्ष खेती के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। कंवल सिंह चौहान ने 1978 में खेती की शुरुआत की। उन्होंने वर्ष 1998 में बेबीकॉर्न की खेती शुरू की और किस्मत ने उनका साथ दिया। वर्ष 2014 में कंवल सिंह ने अटेरना में किसान उत्पादक समूह बनाया और अब वे स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न को दिल्ली के आजादपुर मंडी, बड़ी रिटेल चेन, 5 स्टार होटलों में सीधे सप्लाई करते हैं। इस क्षेत्र में स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न व मशरूम उत्पादन का श्रेय पद्मश्री कंवल सिंह चौहान को ही जाता है। 5-10 साल तक चलते रहे तो धान की खेती में बीमारी आने लगी, तो उस बीमारी से बचने के लिए हमने सोचा कोई नई खेती की ऐसी शुरुआत हो अभी जिससे हमें फायदा हो। तो इसी बीच मैंने डेयरी व्यवसाय भी शुरू किया, परंतु मुझे ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद बायोगैस प्लांट लगाया। मतलब तरह तरह से मैं सोचता रहा कैसे किसान एक फायदा उठा सकता है। गांव अटेरना के किसान कंवल सिंह चौहान भी आम किसानों की तरह कर्ज में डूबे थे। गांव में अपनी जमीन पर परंपरागत खेती को छोड़कर वर्ष 1998 में सबसे पहले मशरूम और बेबीकॉर्न की खेती की शुरुआत की। ये जोखिम कामयाब रहा और दोनों फसलों से उन्हें अच्छी आमदनी होने लगी और फिर वे अन्य किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए। कंवल सिंह किसानों को इस काम में जोड़ने लगे और उन्हें बेबीकॉर्न, मशरूम, स्वीट कॉर्न, मधुमक्खी पालन आदि के लिए जागरूक करने लगे। देखते ही देखते गांव के दूसरे किसान भी उनकी राह पर चल पड़े और अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया। आज गांव की तस्वीर बदलने के साथ ही करीब 200 लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर रोजगार भी दे रहे हैं। किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के साथ साथ लोगों को रोजगार, स्वरोजगार के साथ जोड़ने की उनकी मुहिम के भी सभी कायल हैं। कंवल सिंह ने वर्ष 2009 में फूड प्रोसेसिंग यूनिट की शुरुआत की ताकि गांव में बेबीकॉर्न व स्वीट कॉर्न का उत्पादन बढ़े तो किसानों को बाजार की दिक्कत ना हो। लगभग 2 एकड़ में स्थित इस यूनिट में बेबीकॉर्न, स्वीट कॉर्न, अनानास, फ्रूट कॉकटेल, मशरूम बटन, मशरूम स्लाइस सहित लगभग 8 प्रकार के उत्पाद तैयार किए जाते हैं। फिलहाल इस यूनिट से प्रतिदिन लगभग 1.5 टन बेबीकॉर्न व अन्य उत्पाद इंग्लैंड व अमेरिका में निर्यात होते हैं। यहाँ वे टमाटर, स्ट्रॉबेरी की प्योरी भी तैयार करते हैं। हाल ही में खेती के विषय में चर्चा करते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने कंवल सिंह चौहान का नाम लिया और किसानों के सामने कंवल सिंह की सफलता का उदाहरण भी दिया।
प्रधानमंत्री के मुंह से अपना नाम सुनकर बेहद उत्साहित कंवल सिंह ने बताया कि इससे उनका हौसला बढ़ा है। उन्होंने जीवन भर खेती को बढ़ाने के लिए जो मेहनत की, ये उसी का फल है। आज वो खेती को व्यवसाय की तरह ले रहे हैं। युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रोसेसिंग यूनिट लगा ली है। साथ ही युवा किसानों को कृषि की ओर अपना रुझान बढ़ाने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। तो अभी आपने मुलाकात की पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किसान भाई कंवल सिंह चौहान से। जाना आपने कि कैसे उन्होंने अपनी नई सोच और कड़ी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है और लगातार दूसरों को प्रेरित कर रहे हैं। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं फार्मिंग इंडिया सेगमेंट की, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं पराली प्रबंधन के बारे में। किसान भाइयों बहनों, हमारे देश की सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि हमारे किसान भाई यानी कि आप लोग और भी अधिक जागरूक हो सके और सही तरीके से पराली का प्रबंधन करके उसका सही उपयोग कर सके। किस तरह से आप इसे अपने लिए लाभकारी बना सकते हैं, आइए जानते हैं। सर्दी का मौसम और दिल्ली का प्रदूषण, इन दोनों का चोली दामन का साथ है। पराली आग में घी डालने का काम करती है। जल्द ही धान की फसल पकने लगेगी और किसान अगली फसल बोने के लिए पराली जलाएंगे। ये धुआं उठकर दिल्ली तक पहुंचेगा और फिर दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ जाएगा। हर साल और साल दर साल यही होता आया है। कई बार प्रदूषण का स्तर अत्यधिक गंभीर श्रेणी तक पहुंच जाता है। इसमें पराली का योगदान भी कम नहीं होता। 1 नवंबर 2019 के दिन तो दिल्ली के प्रदूषण में पराली से उठे धुएं की हिस्सेदारी 46% तक पहुंच गई। पराली जलाना सिर्फ प्रदूषण की समस्या ही नहीं पैदा करता, बल्कि खुद किसानों को भी नुकसान पहुंचाता है। इससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति पर असर पड़ता है। उसमें मौजूद पोषक तत्व और सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। सरकार पराली जलाने की घटनाओं को कम करने की लगातार कोशिश कर रही है। इस कोशिश में काफी हद तक कामयाबी मिल रही है। आंकड़े बताते हैं कि 4500 के करीब गांव अब पराली जलाने की घटनाओं से मुक्त हो चुके हैं। ये सब किसानों की सहभागिता के बिना मुमकिन नहीं था। दरअसल पराली जलाने की बड़ी समस्या दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है और यहीं का धुआं दिल्ली को अपनी चपेट में लेता है। इसीलिए सरकार इन सीटू फसल अवशेष प्रबंधन में इन्हीं राज्यों पर ज्यादा ध्यान दे रही है। ये ऐसी योजना है जिसमें खेत के अवशेष खेत में काम में आ जाते हैं और अगली फसल के लिए उपयोगी साबित होते हैं। जाहिर है, जब खेत के अवशेष खेती के ही काम में ले लिए जाएंगे तो वायु प्रदूषण अपने आप कम हो जाएगी। इस काम में कृषि विज्ञान केंद्र, राज्य कृषि विभाग और कृषि विश्वविद्यालयों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। बल्कि कुल मिलाकर 100 सार्वजनिक संस्थान पराली प्रबंधन के काम में लगे हैं। इन सीटू फसल अवशेष प्रबंधन में पराली प्रबंधन की विधियों को किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। उनके बीच जागरूकता लाई जा रही है और पराली प्रबंधन की मशीनें उपलब्ध कराई जा रही हैं। इन मशीनों को किसान चाहे तो खुद भी खरीद सकते हैं या फिर किराए पर ले सकते हैं। वैज्ञानिक गांव-गांव जाकर मशीनों को प्रदर्शित कर रहे हैं ताकि किसान अपनी आंखों से इनके फायदे देख सकें और फिर इन्हें अपना सकें। तो किसान भाइयों बहनों, फार्मिंग इंडिया सेगमेंट में आपने जान लिया पराली प्रबंधन के बारे में। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। सारी फसल अच्छी होगी भाई। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपना ही घर फूकते हैं और तमाशा बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है। अब ऐसा क्या नया आ गया? ये देख लो, हमारे रतन काका
पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी, ये अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा, तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका, ये बात ना रही, हम कह रहे हैं, देखो मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ, और ये है रोटावेटर। ये सारी मशीनें अब 50% अनुदान पे मिल रही है, और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाएं और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाए। ब्रेक के बाद कृषि दर्शन कार्यक्रम में किसान भाइयों बहनों आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है नजर डालने का कृषि कैलेंडर पर। इस माह का कृषि कैलेंडर यानी कि अक्टूबर माह के कृषि कैलेंडर में सम्मिलित है कि लहसुन की खेती कर सकते हैं हमारे किसान। तो किस तरह से लहसुन की खेती आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं, आइए जानते हैं। अक्टूबर का महीना लहसुन की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। इस मौसम में लहसुन का कंद निर्माण बेहतर होता है। दोमट मिट्टी जिसमें जैविक पदार्थों की मात्रा अधिक हो, लहसुन की खेती के लिए सबसे अच्छी है। अधिक उपज के लिए किसानों को बुआई के लिए डबलिंग विधि का उपयोग करना चाहिए। क्यारी में कतारों की दूरी 15 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। दो पौधों के बीच की दूरी 7.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लहसुन की खेती में बीज बुआई से पूर्व बीजों को केरोसिन से उपचारित कर लेना चाहिए। बीज बोने के लिए भूमि को 4 से 5 सेंटीमीटर गहरा खोद लेना चाहिए। लहसुन की फसल 3 महीने में तैयार हो जाती है। जब लहसुन की फसल तैयार हो जाती है तो उसके पत्ते पीले होकर नष्ट हो जाते हैं। किसान भाइयों बहनों, अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है मौसम का हाल जानने का। तो इस सप्ताह का मौसम कैसा रहेगा, आइए जानें। बात करें मानसून की वापसी की, तो जैसा कि मौसम विभाग ने 23 तारीख को प्रेस विज्ञप्ति में कहा था कि 28 तारीख के आसपास यानी 28 सितंबर के आसपास से मानसून की वापसी शुरू हो जाएगी। ठीक वैसा ही हुआ और 28 तारीख से मानसून जो है पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ हिस्सों से वापस लौट गया और उसका आगे कुछ और हिस्सों से आने वाले दिनों में ये लौटना जारी है। और अब बात करें आने वाले 2-3 दिनों की, तो ज़्यादातर हिस्से राजस्थान के और हिस्से यूपी, मध्य प्रदेश और गुजरात के हिस्सों से इसकी वापसी हो सकती है आने 2-3 दिनों के अंदर। और जहाँ तक पूरे देश से इसकी वापसी का सवाल है, तो अभी इसको थोड़ा वक्त लगेगा, चूँकि एक कम दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में बन गया है। तो अभी उसके बारे में जो है आने वाले जैसे ही रुझान मिलेंगे तो उसके बारे में मतलब कि आपको बताया जाएगा। किसान भाइयों बहनों, खेती किसानी की जानकारियां हमारे किसानों तक यानी आप लोगों तक घर बैठे ही पहुंच सके, इसके लिए मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है। क्या कुछ खास है इसमें, आइए जानें। खेती किसानी और खास तौर पर हम मंडियों की बात करें तो इसकी जानकारियां हमारे किसानों तक घर बैठे ही पहुंच सकें, इसके लिए कई तरह की ऐप्स को लॉन्च किया गया है और उन्हीं में से एक है ई-नाम ऐप। जी हां, किस तरह की जानकारियां इसके जरिए आप तक पहुंचाई जा रही हैं, आइए जानते हैं। ENAM नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो कृषि जिन्सों के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए मौजूदा मंडियों को नेटवर्क करता है।
मोबाइल ऐप का उद्देश्य व्यापारियों द्वारा दूरस्थ बोली लगाना और किसानों तक पहुंच और उनके स्मार्टफोन पर किसानों और अन्य हितधारकों के लिए संबंधित जानकारी तक पहुंच प्रदान करना है। ENAM मोबाइल ऐप व्यापारियों द्वारा बोली लगाने की सीमित सुविधाओं और ENM पर व्यापार से संबंधित जानकारी देखने के साथ जारी किया गया है। यह ऐप वेब संस्करण में उपलब्ध ENAM एप्लीकेशन की प्रतिकृत नहीं है। मोबाइल ऐप में व्यापारियों के लिए सीमित कार्य उपलब्ध हैं। व्यापार के लिए उपलब्ध लॉट के लिए बोली लगा सकते हैं, एक नई बोली दर्ज कर सकते हैं या अंतिम बोली मूल्य बदल सकते हैं। आइए किसान भाइयों बहनों, अब कार्यक्रम में नजर डाल लेते हैं ट्विटर प्लेट पर और जान लेते हैं कि इसमें क्या कुछ खास है। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन। अगर आप हमारे कार्यक्रम के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमारी ईमेल ID नोट कर लीजिए। हमारी ईमेल ID है nationalkrishidarshan@gmail.com। तो किसान भाइयों बहनों, इसी के साथ बस आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।